जय गुरुदेव 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम 28 जून 2026 तक चला हरदोई संगत द्वारा हरदोई में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुन, आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि देखिए, हम मालिक के कार्यक्रम में आते हैं और मालिक को हाजिर नाजिर मान के आते हैं, संगत को मालिक का स्वरूप मानते हैं। तो हमको ऐसा सोच के आपस में बात करना चाहिए कि हम संगत में बात कर रहे हैं तो मालिक से बात कर रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत ईगो कहीं आड़े नहीं आना चाहिए। सभी प्रेमियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमको बड़ी दीनता और सरलता के साथ, और कोई जाने अनजाने में किसी भाई से कोई बात निकल भी जाती है तो उसको भी हमें शालीनता से ही उसका समाधान निकालना चाहिए। हम में आपस में डिबेट नहीं बने। हमारे आपके मध्य में राजा साहब भी विराजे हुए हैं जिन्होंने हमें स्थान दिया है और बड़ा सहयोग और आशीर्वाद इनका इस कार्यक्रम में हमारे आपके साथ में रहा है। देखिए, मैं आपके इस समापन के अवसर पर एक तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो 3 दिन का कार्यक्रम रखा है वो आम प्रेमियों को आने के लिए 3 दिन का है, लेकिन जिम्मेवार जो व्यक्ति होंगे इस कार्यक्रम को निभाने वाले, बाहर के जो प्रेमी आएंगे वो सभी प्रेमी 1 दिन पहले रात्रि में पहुंचेंगे और 3 दिन में वो रात्रि को लौटें या चौथे दिन सुबह लौटें, विषय को पूरा करके। ये विषय मैं इसलिए कह रहा हूं कि धौलपुर में भी छोटी सी घटना, अपने तरीके से तो बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन मालिक ने उसको समेट करके साइड कर दिया। ऐसे टाइम पर कहीं कोई घटना हो जाती है किसी भी तरह की, जब तक घायल व्यक्ति और सामान और आसन की व्यवस्थाएं व्यवस्थित न हो तब तक किसी जिम्मेवार को छोड़ करके नहीं जाना। मांस प्रेमी चाहे चला जाए, लेकिन जो संगत के जिम्मेवार और जो उस काम में अपनी जिम्मेवारी निभाने वाले, बल्कि यदि अधिक भी रुक जाते हैं तो अच्छा है। कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, हमें कितनी भी जल्दी है। कोई प्राकृतिक आपदा होती है, एक एक घायल व्यक्ति का पूरा समाचार, समाधान, सामान का, आश्रम की व्यवस्थाओं का, जैसे आज हम समापन कर रहे हैं, बड़ी जल्दी है सबको, लेकिन सारा हिसाब किताब, सामान, एडजस्टमेंट और संगत का सब कुछ ऐसा स्वरूप बना के जाए कि आगे से संगत में एक अच्छा संदेश जाए, संगत की भावना हमारे प्रति, आने वालों के प्रति और जानों के प्रति सद्भावपूर्ण रहे। कहीं इस तरह का सोच नहीं रहे। ये बहुत ध्यान से सुन लो। मैं सब प्रेमियों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर आपके पास इमरजेंसी है तो एक अलग बात है, एक व्यक्ति को भेज दो, कोई आपात स्थिति है तो, वरना तो चाहे कैसा ही अर्जेंट काम है घर का और परिवार का, उसको हमें संगत से इस गुरु परिवार से बड़ा कोई परिवार नहीं है और संगत से इम्पोर्टेंट हमारा कोई काम नहीं है। अपन समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि हमारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन भागने वाला, मैंने तो मेरे जीवन में देखा है कि मैं 4 तारीख की रात्रि को आना चाहता था। मैंने मास्टर जी से पूछा, संगत के और प्रेमियों से भी पूछा कि भाई मेरी पत्नी का ऑपरेशन 5 को होने वाला है, आपका इजाजत हो तो मैं ऑपरेशन करा के आता हूँ। सबने कहा नहीं, आप ऑपरेशन करा के ही आओ। 5 तारीख को डॉक्टरों की तैयारी, हम पूरा परिवार हॉस्पिटल में बैठा रहा, ऑपरेशन नहीं हुआ। 6 का वादा था, मुझे चलना जरूरी था, 6 का ऑपरेशन डे था। मैंने रिजर्वेशन कराया, मेरी ट्रेन भी निकली। ट्रेन निकली मीटिंग के हिसाब से, फिर मैंने अपनी गाड़ी और ड्राइवर दूसरा मंगाया, मेरा ड्राइवर नहीं था, गाड़ी से चल करके आया। यदि वहां रहा, मैं वहां रहता तो इतना बढ़िया ऑपरेशन नहीं होता जो मैं धौलपुर आने के बाद में दूसरे ओटी में काम करने वाले सीनियर डॉक्टर जब तक ओटी में बैठे रहे, जब तक हमारी दीदी जी का 4 घंटे ऑपरेशन चला, लेकिन 4 डॉक्टर खड़े रहे। वो मेरे दबाव में नहीं खड़े थे, तो इनकी दया से खड़े थे। इससे पहले एक और घटना घटी थी ऐसे ही। मेरे बड़े बच्चे का, पहले बच्चे का कान में, ब्रेन में प्रॉब्लम थी कोई, उनका भी बड़ा ऑपरेशन था बच्चे का, और मैं लखनऊ था। कार्यक्रम नीलकंठ के हिसाब से पहले बने हुए थे, उसमें भी मैं एब्सेंट रहा। मेरी बहू ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे परिवार के लोगों ने, सबने तो अदरवाइज
लिया उस बात को, लेकिन जब तक मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ तब तक एसएमएस का सुप्रिटेंडेंट ओटी से बाहर नहीं गया। ऑपरेशन दूसरे डॉक्टर कर रहे थे, वो स्वयं ओटी में बैठा रहा और हर 8 घंटे में मेरे को रिपोर्ट दे रहा है। मैं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसको रिपोर्ट देने की आवश्यकता, लेकिन मालिक के आदेश पर चले हुए। और बताता हूं मैं एक आपको घटना। एक दिन मेरे पिताजी की हालत सीरियस हो गई अलवर में, और पिताजी के लिए डॉक्टरों ने कह दिया घंटे 2 घंटे के आप ले जाओ, सेवा कर लो, रास्ते पर घर पहुंच पाएगा। छोटे भाई ने फोन किया कि भाई साहब लखनऊ में आप तो इतनी दूर शामिल नहीं हो पाओगे। मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना किया कि आपके काम में लगा हूं और आपके आदेश से लगा हूं, तो वो मेरी औकात नहीं है कि मैं छोड़ के चला जाऊं। लेकिन चले गए, मैं लकड़ियों में शामिल नहीं हुआ तो लोग आप पे उंगली उठाएंगे। अब ये आपकी मौज है, जो आपको अच्छा लगे करना। उसके बाद 5 साल पिताजी जिंदा रहे, और एक दिन तो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 5 बार छोड़ गए, वापस आए, उसके भी 2 साल बाद में गए। लेकिन भरोसा करो, और वो रात भर केवल जय गुरुदेव की ध्वनि अकेले ने गुनगुनाई, और सुबह 4 बजे परिवार के लोगों को पता लगा जब मेरे कमरे में आए। मैं इतनी मतलब दूर था कि मेरे बेड के मोबाइल को नहीं उठा पाया, कि पिताजी छोड़ के जा रहे थे तो मैं धुन में लग गया। चले जाए आ जाए, चले जाए आ जाए, आप अपनी बुद्धि से जा रहा है। तो अब मैं 1 सेकंड को मेरे बेड से मोबाइल तो नहीं ला सकता, भीतर भीतर तो बाहर मेरा रूम है, घर के मकान के बाहर, और उसके बाद भी 2 साल। तो हम आप लोग जो भागते हैं, मैं उन प्रेमियों की वजह से ये कह रहा हूँ जिनके काम बिगड़ रहे हैं और भागने की बहुत गलती करते हैं, ये भूल जाओ कि हम तुम कोई काम कर पाएंगे। यदि आप गुरु महाराज के निमित्त रुकते हो तो गुरु महाराज आपके काम को बिगड़ने नहीं देते हैं। ये पुरानी बात पहले से गुरु महाराज बराबर कहते रहे। देखिए, ये भाई भी और दूसरे भाई ने भी रात को जो बातें हुई थी, मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ आए तो शालीनता विनम्रता के साथ अपनी भावनाओं को प्रकट करें। डिबेट की लाइन नहीं पढ़नी चाहिए, सुनना चाहिए, सुनने का स्वभाव डालो। और जो सम्मानीय मास्टर जी ने रिपीट किया कि हम कहीं काफिले में जाएं, शाकाहार की शोभा यात्रा में जाएं, किसी कार्यक्रम में जाएं, हर कार्यक्रम में कुछ जिम्मेवार लोगों को तय कर दिया जाए। उनके दिशा निर्देश से पहले हम अपना कोई सेल्फ डिसीजन लेकर के अपने आप को नहीं लेकर के भागें। कैसी है इस धरती पर कुछ ऐसा नहीं है जिसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए, केवल हमको उसके प्रति सावधानी है। मैं एक बात कहा करता हूँ, सांप, गेड़ा, बिच्छू सब हमारे थैले में होने चाहिए। केवल ये सावधानी बरतो उस सांप, गेड़ा, बिच्छू के जहर का असर हम पर ना पड़े, इतना हमको ध्यान रखना। परहेज करोगे और नफरत करोगे, फिर आपका काम सफल होने की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन बहुत अलर्ट और सावधान रहने की जरूरत है। वो सबसे नहीं, खुद से भी रहने की आवश्यकता है। आदमी स्वयं भी कहीं न कहीं लापरवाही में कुछ नादानी कर सकता है, तो अपन को सावधान रहना चाहिए। अब मैं समापन की ओर आऊँगा। राजा साहब भी हमारे आपके बीच में बैठे हैं, शायद समापन का आशीर्वाद देने के लिए ही। और आप सब लोगों के लिए मैं भी कोई लंबा समय नहीं लूँगा, क्योंकि सबका मन जाने का है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, गुरु महाराज की दया और कृपा से ये कार्यक्रम आपका देखिए 10 जुलाई 1952 से परम पूज्य स्वामी महाराज ने अदली बाजार में सत्संग देने की मौज फरमाई थी शुरुआत में। और उस वाराणसी के अंदर हम लोग गुरु महाराज के पुराने लोगों से मिलने के लिए और उनके अनुभव जानने की सोच के साथ में वाराणसी गए थे एक बार। और विनय जी के घर पे पहुंचकर जब ये सारी बात हुई तो हमने उससे निवेदन किया कि 10 जुलाई को आपको कार्यक्रम करना चाहिए। निवेदन हम करके आए थे, और उसके बाद गुरु महाराज की दया से वहाँ हर साल 10 जुलाई को गुरु महाराज के उस तिथि पर कार्यक्रम होता है। अब वो कार्यक्रम 3 दिन का है, 9, 10, 11। इस कार्यक्रम के अंदर आप सब लोगों को वाराणसी की संगत की तरफ से निमंत्रण है। आप जितने लोग वहाँ पहुँच सकते हो,
वहाँ पहुँचे, वो हमारे आपके लिए सबसे बड़ा उत्सव और सबसे बड़ा पर्व है। हमको जितनी संख्या में पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। और निमंत्रण जिन्होंने भेजा है, वर्मा जी से भी मेरी बात हुई थी और शर्मा जी भी बैठे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि वर्मा जी से मैंने चर्चा की थी कि इस कार्यक्रम में इस विषय को रख लिया जाए, तो एक कार्यक्रम हम वाराणसी वाले को भी जोड़ लें। उनका ये कार्यक्रम हम याद में मनाते हैं और एक पार्क में कॉन्टेक्ट में लेकर के मनाते हैं। चंदौली में हमारा बड़ा आश्रम है, वहाँ वार्षिक उत्सव अगस्त के महीने में बड़ा होता है। उस पर हम चर्चा करके इस कार्यक्रम को उस कार्यक्रम का रूप दे सकते हैं। अक्टूबर में आप सब लोगों ने कार्यक्रम तय किया है, लेकिन मैं शर्मा जी से भी कहना चाहूँगा और मास्टर जी से भी निवेदन करना चाहूँ, तो आप गए हुए भी हैं चंदौली वाले आश्रम का भाव यदि उन प्रेमियों का बन जाता है इस विषय को लेकर के उस कार्यक्रम में महत्व देने का, तो 10 जुलाई में एक गोष्ठी सार्वजनिक मंच से नहीं, कमरे में बैठ के हो जाए और कार्यक्रम तय हो जाए चंदौली का, तो क्या हमारी आपकी सबकी सहमति है? जय गुरुदेव। तो हम वाराणसी पहुंचे और पहुंच करके उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएं। और मेरा शर्मा जी से निवेदन है, वर्मा जी से मैं निवेदन कर चुका हूं, विनय जी से भी निवेदन कर दिया जाएगा। वहां की संगत के लोग बैठ करके इस विषय के ऊपर तय कर लें। चंदौली में कार्यक्रम करने की नियत से वाराणसी की संगत करती है, तो वो उस संभाग का एक बड़ा कार्यक्रम गुरु महाराज की दया से हो जाएगा। जय गुरुदेव। और आज उनका स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन उत्साह बहुत है, परिवार में भी है, आप में भी है। और जब जब हरदोई आया हूँ तो मैं 2 और 3 बार राजा साहब से मिलके गया हूँ। हर बार मैंने, जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब आपने यहाँ छोटा सा एक कार्यक्रम रखा था, उसमें भी मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। इस स्थान को देख करके मैंने ये मन बनाया कि भाई हरदोई में जो हमारा मूल आश्रम है वो तो हम तो चला गया और ये स्थान व्यवस्थित रहेगा। तो इनसे एक दफे निवेदन किया था कि कभी हरदोई में हम कोई बड़ा कार्यक्रम करें तो आपके इस गेस्ट हाउस का हम उपयोग लेना चाहेंगे। उन्होंने सहज भाव से ये कहा था, जब कभी भी आप आवश्यकता पड़े मुझे समय से सूचना कर देना। ये गेस्ट हाउस संगत के लिए जब चाहोगे जब समर्पित है। वही परिदृश्य हमको आज देखने को मिला। तो मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले माननीय राजा साहब जी से कहूँगा, बैठे बैठे नहीं, बैठे बैठे क्या नहीं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में पुष्प नमन करती थी। हमारे तमाम संगत के बाहर के प्रांतों के भी श्रद्धालु प्रेमी आए। हमारी स्थिति देखते हो, कई सालों से स्वास्थ्य खराब होने के वजह से हम कभी जिले में भी नहीं जा पाते। चलो माफी मांगते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों को दर्शन के लिए गुरु महाराज ने इकट्ठा कर दिया। जय गुरुदेव। खुशी हो रही, इस स्थान से इतनी बड़ी ऊर्जा और शक्ति मिल रही। हो सकता है कल को हम फिर किस रूप में आ जाए, ये गुरु महाराज क्या काम लेना चाहते हमसे, ये उनकी दया। तो बैठ के आपके सामने गुरु महाराज के दर्शन अब तो स्थिति सुनता भी नहीं। मुझे काफी शरीर स्वस्थ हो गया, मजबूती है। तो आप सबका आभार प्रकट करते हैं, ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। आगे कामना ये करते हैं, हो सकता है गुरु महाराज कुछ काम बाकी रहेगा वो देने के लिए आप सबके बीच में फिर दर्शन के लिए कीजिए। जय गुरुदेव। सेवा में हो गई हो हमसे तो प्रेमियों भाव करते रहना और जुड़ाव लगाव बनाए रखना, ये गुरु महाराज की दया की भाग है। जय गुरुदेव। ये जो वरिष्ठ हैं हमारे जिम्मेदार संविधान की, इन्होंने सब व्यवस्था कराई है। जो निवेदन प्रार्थना करेंगे
पहले आपातकाल में आपका परिवार गुरु महाराज के लिए समर्पित रहा है। आश्रम पर भी, जिले में भी आपातकाल में ताला लगा करके घर पे जेल में गए थे। घर पे ताला, एक बच्चा भी नहीं, बच्चियां, इनकी जो छोटी छोटी बच्चियां थी वो भी जेल गई। इनकी बड़ी बच्ची से कल भेंट हुई थी, वो भी जेल गई। ये दोनों पत्नी जेल गए। और मालिक ने एक ही बेटा दिया था जो MBBS डॉक्टर था, लेकिन वो भी चला गया। गुरु महाराज के आश्रय से उस गम को भी आपने स्वीकार किया और आज भी 80 साल की उम्र में एक 25 साल के नौजवान के तरीके से दौड़ते भागते करते हैं। इनको इतना समय नहीं मिला धौलपुर से आकर के बहुत सारी व्यवस्थाओं को सबसे चर्चा करें। आते ही बैठक ली, पर्चे बांटे, बनाए और काम में लग गए। अपन इनसे खूब लड़ भी लेते हैं, हमारा इतनी आत्मीयता है, लेकिन कभी बुरा नहीं मानते और अथक मेहनत करते हैं। और जब कभी भी मुझे आने का सौभाग्य मिला यहाँ पर, तो बड़ा दर्द और कशिश और कराहट इनके मुख से सुनने को मिली थी कि हमारे जीते जिस आश्रम की व्यवस्थाएं सुधरेंगी कि नहीं उतरेंगी, हमारे रहते रहते गुरु महाराज की मौज होगी कि नहीं होगी आगमन की। बहुत बड़ी कशिश और कराहट के साथ में पीड़ा महसूस, कभी लड़ते भी थे मेरे से कि आप सक्रिय नहीं होते हो, आप लोग करते नहीं हो, आश्रम को देखते नहीं हो। और आश्रम